Everyone, today our chapter is मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर में हम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द चैप्टर नंबर 7 फॉर सीए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। हम यहाँ सारा डिस्कशन अपने मॉड्यूल में से करेंगे ताकि हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट इज द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हम पहले इस चैप्टर के अंदर अपना ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कितने सेक्शंस होते हैं और कहाँ से ये सेक्शन स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर एंड होते हैं, इनका हम डिस्कशन इसी चैप्टर में करेंगे। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 88 टू 122 कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013, इसकी जो सेक्शन है 88 से लेकर 122 सेक्शन नंबर, वो यहाँ पर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में पढ़ेंगे हम। द चैप्टर नंबर इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हम अपने रजिस्टर्स के बारे में, अपने एनुअल रिटर्न के बारे में, प्री रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग, कोरम क्या होता है, चेयरमैन कौन होता है, वोटिंग कौन कौन करता है, मीटिंग क्या होती है, कौन कौन अपॉइंट होता है मीटिंग के अंदर, कितने मेंबर्स होते हैं, रेजोल्यूशन कैसे पास किया जाता है हमारे मीटिंग के अंदर, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होती है। तो दिस इज द ओवरव्यू फॉर द एंटायर चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से कि एक कंपनी के अंदर मीटिंग कैसे होती है, कंपनी की मिनट्स कैसे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 7, दैट इज द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या पढ़ेंगे आज हम? मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स स्टार्ट विद द पहला नंबर फर्स्ट ऑफ द मॉड्यूल, चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो हम अपने मॉड्यूल से पढ़ेंगे। मॉड्यूल इज द बाइबल फॉर द सीए कोर्स। तो सबसे पहले हम अपनी क्या करते हैं, प्रोसीडिंग देखते हैं कि किस तरीके से मीटिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहाँ पे आता है द प्रोसीडिंग ऑफ द जनरल मीटिंग आर रिकॉर्डेड इन द मिनट बुक। जो भी हमारी मीटिंग होती है, जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है। लेकिन जितनी भी प्रोसीडिंग होती है मिनट्स की, जितनी भी प्रोसीडिंग होती है हमारी मीटिंग की, वो सारी कहाँ पर होती है? मिनट बुक के अंदर। कहाँ पर होती है बेटा? मिनट्स बुक के अंदर। द प्रोसीडिंग ऑफ द जनरल मीटिंग आर रिकॉर्डेड इन द मिनट बुक on yearly basis. A company is required to hold its AGM, annual general meeting, to transact requisite businesses including adoption of financial statement, appointment of director, reappointment of director, auditor after the closure of financial year. हमारी क्या होती है, सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर क्या होता है, जो भी हमने साल के अंदर जितना भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उसका क्या किया जाता है? अडॉप्शन किया जाता है। अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, हमने रीअपॉइंट करना है डायरेक्टर्स को, हमने ऑडिटर को अपॉइंट करना है, वो सारा क्या होता है? एजीएम के अंदर ही किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या, प्रोसीडिंग ऑफ द जनरल मीटिंग आर रिकॉर्डेड इन द मिनट बुक। जो भी हमारी जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग होती है वो हमारी मिनट बुक के अंदर होती है। ठीक है, जितनी भी प्रोसीडिंग हमने एजीएम में जो भी प्रोसीडिंग करनी है वो हमारी मिनट बुक के अंदर होती है। हमारी एजीएम होती है, एजीएम होने के बाद, ठीक है, तो हमारी एजीएम होती है। एजीएम में जितनी भी जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उसको अडोप्ट किया जाता है, अडोप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपॉइंटमेंट किया जाता है डायरेक्टर का, रीअपॉइंटमेंट किया जाता है डायरेक्टर का, ऑडिटर का अपॉइंट किया जाता है। कब किया जाता है? आफ्टर द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जैसे ही हमारे पास क्लोज हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी एजीएम को कंडक्ट करते हैं। एजीएम के अंदर क्या होता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट किया जाता है। हमारे को जो भी हमने डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, हमने ऑडिटर को अपॉइंट करना है, हमने डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना है, एवरीथिंग इज ऑन इन द फाइनेंशियल इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, तो अगर हमारे 2 एजीएम के अंदर ज्यादा गैप आ रहा है, ठीक है, इन बिटवीन 2 एजीएम ए कंपनी में होल्ड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इफ देर इज ए नीड टू ट्रांजेक्ट सर्टेन अर्जेंट बिजनेस। अगर हमारी कंपनी को कुछ अर्जेंट ट्रांजेक्ट करना है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस मीटिंग को कंडक्ट करना, बट हमारी एजीएम, 2 एजीएम के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है,
इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक कंपनी में होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। कंपनी क्या करती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करती है। कब करती है, जब दो एजीएम के बीच में ज्यादा डिफरेंस हो, ज्यादा गैप हो, ज्यादा टाइम पीरियड हो, और एक कंपनी को इंपॉर्टेंट मैटर्स को ट्रांजैक्ट करना है, कुछ अर्जेंट है, अर्जेंसी आ गई है, ट्रांजैक्ट सर्टेन अर्जेंट बिजनेस। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एजीएम द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द एनुअल रिटर्न। कंपनी को क्या बनानी होती है, एनुअल रिटर्न बनानी होती है। एंड फाइल ए कॉपी विद द जुरिडिक्शन, जो कि आरओसी होता है, ठीक है। तो अगर हमारी हमारी एजीएम कंडक्ट हो जाती है, एजीएम कंडक्ट होने के बाद हमारी कंपनी को एक एनुअल रिटर्न बनाने होते हैं। एनुअल रिटर्न वो कहाँ देते हैं, वो सबमिट कराते हैं आरओसी को, ठीक है। तो हर एक कंपनी की जो ड्यूटी होती है वो क्या होती है, हर एक कंपनी, वेदर इट विल बी द स्मॉल कंपनी, लार्ज कंपनी, ठीक है, जो भी कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जितने भी कंपनीज होती हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि मेंबर्स के रजिस्टर को बनाए, डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर को बनाए, अदर सिक्योरिटी होल्डर के रजिस्टर को मेंटेन करना, मेंबर्स के रजिस्टर को मेंटेन करना, डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर को मेंटेन कर देना, सिक्योरिटी होल्डर्स के रजिस्टर को मेंटेन करना। तो इस चैप्टर में इस पैरा में हमने इस पैराग्राफ में क्या स्टडी करा, इस पैराग्राफ में हमने स्टडी जितना भी करा है वो ये है कि जो भी जनरल मीटिंग होती है वो क्या होती है, जनरल मीटिंग को हम जो भी उसका प्रोसीडिंग होती है, द प्रोसीडिंग ऑफ द जनरल मीटिंग आर रिकॉर्डेड इन द मिनट बुक। जो भी प्रोसीडिंग होती है जनरल मीटिंग की वो हम मिनट बुक में डालते हैं, ठीक है। और हमारी फिर क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अडोप्शन कहाँ होता है, एजीएम के अंदर होता है। अगर एजीएम कंप्लीट हो गया, एजीएम डन हो गया, तो हम एक एनुअल रिटर्न बनाते हैं। एनुअल रिटर्न हम कहाँ देते हैं, हम सबमिट कराते हैं आरओसी को। हमारे एजीएम के बीच में, दो एजीएम के बीच में अगर ज्यादा टाइम गैप है तो हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। हम इज रिक्वायर्ड टू, हम एक क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ताकि हमारे जो भी अर्जेंट बिजनेसेस हैं उस मीटिंग के दौरान हम क्या कर सके, उसको सॉर्ट आउट कर सके। हर एक कंपनी को क्या बनाने पड़ते हैं, हमारी हर एक कंपनी को मेंबर्स के रजिस्टर बनाने पड़ते हैं, डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर बनाने होते हैं, सिक्योरिटी होल्डर के रजिस्टर बनाने होते हैं। मतलब हम देखो, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम अपनी कंपनी को शुरू कर रहे हैं, ठीक है, हम अब एक कंपनी बना रहे हैं, हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है। अगर एक कंपनी स्टार्ट हो रही है तो उसको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, उसका किस तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करना है, वो इस चैप्टर के अंदर हमें बताया है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो इसका इंट्रोडक्शन ये बता रहा है, ये कह रहा है कि एजीएम क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कब कंडक्ट किया जाता है, जितनी भी हमारी मीटिंग की प्रोसीडिंग होती है वो कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम मिनट बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। दो एजीएम के अंदर ज्यादा गैप होता है तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर अगर हमारे पास हर एक बिजनेस को, हर एक कंपनी को मेंबर का रजिस्टर मेंटेन करना होता है, हर एक कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर मेंटेन करना होता है, सिक्योरिटी होल्डर्स का रजिस्टर जो होता है ना, हर एक कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है। अब कहते हैं कि जो चैप्टर 7 है, देखो चैप्टर नंबर 7 कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, 2013 क्या करता है, डील विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। वही कह रखा है कि जो चैप्टर नंबर 7 है वो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें बताता है। इसके अंदर कितने सेक्शन है, इसके अंदर हमारे पास 88 to 122 सेक्शन है। ये किससे कवर है, ये जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जो सेक्शन है वो हमारे पास क्या होते हैं, 88 to 122 सेक्शन इसके अंदर कवर होते हैं। इसको मॉड्यूल ने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। रजिस्टर्स होते हैं सेक्शन नंबर 88 से 99 एंड 95, ठीक है। रजिस्टर्स का कैसे मेंटेन करने हैं, कंपनी के बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, जहां हमने पढ़ा है कि कंपनी का रजिस्टर, मेंबर्स के रजिस्टर होते हैं, शेयर होल्डर्स के रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऊपर पढ़ा है ना, मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर के रजिस्टर बनाने पड़ते हैं, सिक्योरिटी होल्डर के रजिस्टर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहीं पे बता दिए कि जो रजिस्टर होते हैं वो कैसे मेंटेन करते हैं, कौन इसे मेंटेन करता है, कहाँ पर रखने होते हैं
मेंटेन रजिस्टर्स को। तो ये हमें कौन बताता है, सेक्शन नंबर 88 बताता है। 88 से लेकर 91 सेक्शन होता है और इसका एक सेक्शन नंबर क्या होता है, 95। ये 95 इस रजिस्टर के अंदर डील करता है। 88 से लेकर 91 और क्या क्या रखा है, 95 सेक्शन। ये रजिस्टर का हम सेक्शन आगे पढ़ेंगे। एनुअली रिटर्न मतलब हमने पढ़ा है ना कि अभी डिस्कशन करा था कि जब हमारे एजीएम कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए एक एनुअल रिटर्न बनती है और फिर एनुअल रिटर्न हम आरओसी को सबमिट कराते हैं। वो यहाँ पर पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 92 से 94। ठीक है, तो 88 to 91, फिर 92 से 94 यहाँ पे पढ़ेंगे। 95 हमारा रजिस्टर का दोबारा से आ जाता है। फिर हमारे पास क्या होती है, हमारे पास 95 कंप्लीट होने के बाद मीटिंग्स कैसे होती है, एजीएम क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स क्या होती है, वो हमारे को क्या पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 96 से 102 के बीच में पढ़ेंगे। और हमारे पास क्या होता है, 121। ठीक है, 102 मतलब 96 से 102 सेक्शन इसी के अंदर आता है। और अलग से एक सेक्शन है 121 सेक्शन, वो हमारे पास कहाँ पे कवर होता है, मीटिंग के अंदर। रिक्विजिट्स मतलब ऑफ कन्वीनिंग ए मीटिंग मतलब क्या होता है, जब हम एक मीटिंग को बुलाते हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो 103 से 120 के बीच में पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 103 टू 120 सेक्शन, वो इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये जो एंटायर चैप्टर होता है वो हमारा सेक्शन 88 से स्टार्ट होता है और 122 पे एंड होता है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 88 से लेकर 122 सेक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक जो भी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, एजीएम के बारे में पढ़ा, ईजीएम के बारे में पढ़ा, हमने कंपनी के रजिस्टर्स मेंटेन करना सीखा कि कंपनी में कौन अलग अलग कंपनी के अंदर रजिस्टर मेंटेन होते हैं, एजीएम होती है, एजीएम के अंदर हमारी एनुअल रिटर्न बनती है, एनुअल रिटर्न हम अपने आरओसी को देते हैं। तो इस चैप्टर, इस सिर्फ और सिर्फ इसी पैराग्राफ के अंदर हमने पूरे चैप्टर का जो होता है ना इंट्रोडक्शन पढ़ा। यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि कंपनी रजिस्टर बनाएगी, फिर अपनी एनुअल रिटर्न एजीएम के बाद जो वो एनुअल रिटर्न सबमिट करती है वो कैसे की जाती है, हमारी मीटिंग कौन कंडक्ट करता है, कब मीटिंग होती है, और जो रिक्वायरमेंट्स होती है, रिक्विजिट्स ऑफ कन्वीनिंग मतलब कन्वेनिंग ए मीटिंग, एक मीटिंग को बुलाने के लिए जो होते हैं ना, क्या जरूरतें होती हैं, कब कब मीटिंग बुलाते हैं, कौन मीटिंग को कंडक्ट करता है, कितने टाइम पीरियड में मीटिंग कंडक्ट होती है, वो सारी चीजें हमारे पास क्या होता है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। तुम्हारी कंपनी है, तुम एक मीटिंग बुलाना चाहते हो, तुम अपनी, ठीक है, मीटिंग को बुलाने हैं, हम अब ऐसे कंसिडर करते हैं कि वी हैव अ कंपनी। ठीक है, हमारी एक कंपनी है, कंपनी के अंदर हमें ये देखना है कि अगर मुझे एजीएम करनी है तो उसके प्रोसीजर क्या होगा। तो हमें ये सब चीजें क्या हो गए, जानेंगे कि अगर तुम्हारी कंपनी है तो अगर तुमने कंपनी का एजीएम कंडक्ट करनी है तो क्या रूल्स होते हैं, किन रूल्स को फॉलो कर कर हम अपनी कंपनी की एजीएम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारा इस चैप्टर में कवर होता है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो किस तरीके से अपनी कंपनी की मैनेजमेंट करेंगे, उनको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करेंगे, वो यहाँ पे दिखा रखा है। तो कहते हैं कि इट इज इम्पैरेटिव दैट वी स्ट्रीमलाइन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर सो एज टू लिंक इट विद द एसेंशियल कॉन्सेप्ट अलोंग विद दिस प्रोसीजर्स which can be found in the respective rules, company management and administration rule amend from time to time। ठीक है, नथिंग अबाउट। अब हमारा जो चैप्टर होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, सेक्शन नंबर 88 से सेक्शन नंबर 91। ठीक है, इसके अंदर 95 भी आता है जहां पर हम क्या देखेंगे, रजिस्टर्स, कौन रजिस्टर्स मेंटेन करता है। ठीक है, कैसे होते हैं रजिस्टर्स मेंटेन, रजिस्टर्स यहाँ पे हम देखेंगे कि अब इस रजिस्टर्स का हम एक ओवरव्यू देखते हैं, क्या होता है इस रजिस्टर का एक ओवरव्यू। ठीक है, तो इस रजिस्टर के ओवरव्यू के अंदर हमने क्या देखना है, सबसे पहले होता है कि द प्रोविजन रिलेटिंग टू द, हम यहाँ पर हम अपना पेन लेंगे, पेंसिल लेंगे, जो भी ठीक है रिक्वायरमेंट होगी हम उसे देखेंगे। The provision relating to the maintaining the various register as per the Company Act 2013 are contained in the section number 88 से 91। जो भी हमारे प्रोविजन है कंपनी के रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए वो कहाँ पर है, वो हमारे सेक्शन नंबर 88 से लेकर 91 है। ठीक है, अलोंग विद द प्रोविजन द कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल are also applicable to the maintenance of register by the company. Various provision relating to the keeping and maintenance of register as follow।
अभी इस पैराग्राफ में हमें कुछ नहीं आया समअप। अभी तक हमने यही देखा है कि कंपनी जो होती है ना अपने रजिस्टर को कौन से सेक्शन में बना रही है, 88 से लेकर 91 के अंदर। अभी हमने इसी पैराग्राफ में सिर्फ यही देखा है कि कंपनी जो होती है ना अपने रजिस्टर्स को सेक्शन नंबर 88 से लेकर 91 मेंटेन करती है। नथिंग इम्पॉर्टेंट इन दिस पैराग्राफ। तो हम अभी कंपनी अभी शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द स्टार्टिंग पैराग्राफ जो हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब फिर कहते हैं सेक्शन नंबर 88 होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर, ठीक है। तो हमने कहा कि 88 से लेकर 91 हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम रजिस्टर्स के अंदर 88 सेक्शन से 91 पढ़ेंगे। तो बताता है कि क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो क्या हमारे पास होता है, सेक्शन नंबर 88 होता है जिसे कहते हैं कि मेंबर्स का रजिस्टर, ठीक है। तो क्या होता है मेंबर्स के रजिस्टर, हमने अभी पढ़ा था कि हम यहाँ पर अलग अलग पर्सन अलग अलग रजिस्टर्स को मेंटेन करते हैं। कंपनी का देखा था, रजिस्टर ऑफ कंपनी देखा था, ठीक है। तो हर एक कंपनी की जो होते हैं ना वो रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, जैसे मेंबर का रजिस्टर मेंटेन करना, डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन करना, सिक्योरिटी होल्डर का रजिस्टर मेंटेन करना। तो इनके जो रजिस्टर होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। तो 88 कहता है कि भाई हम सबसे पहले हमारे अपनी कंपनी के मेंबर्स का जो होता है रजिस्टर मेंटेन करते हैं। सेक्शन 88 कह देता है कि हम क्या कहते हैं कि हम अपने मेंबर्स के रजिस्टर को मेंटेन करेंगे। 88 के बाद होता है 89 होता है डिक्लेरेशन बेनिफिशियली इंटरेस्ट इन एनी शेयर। मतलब क्या होता है डिक्लेरेशन बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर। तो जो भी हमारी बेनिफिशियल्स इंटर किसी भी पर्सन के कोई भी अगर हमारे शेयर के अंदर इंटरेस्ट है तो वहां डिक्लेयर किया जाएगा। रजिस्टर ऑफ ए सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, जो भी सिग्निफिकेंट, अब इनकी सभी की डेफिनेशन ना हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर क्या होता है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर क्या होते हैं, क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड डिबेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी होल्डर। ये हमारे सेक्शन नंबर क्या 91 हमें क्या बताता है, किस तरीके से पावर टू क्लोज हम मेंबर्स के रजिस्टर को कैसे क्लोज करेंगे, डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर को कैसे क्लोज करेंगे, सिक्योरिटी होल्डर के रजिस्टर को कैसे क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होता है कि मेंबर का रजिस्टर मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो मेंबर के रजिस्टर्स को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर ऑफ मेंबर जो होता है ना, ये देखो मैनेजमेंट, देखो हमारे पास जो होता है ना फॉर्म, हमारे पास फॉर्म क्या होता है, MGT 1 होता है। देखो इस चैप्टर के अंदर हम ना जितने भी फॉर्म होंगे ना वो क्या पढ़ेंगे, MGT 1, MGT 2, MGT 3। ये MGT 1 एब्रीवेशन है मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट इज द एब्रीवेशन फॉर मैनेज MGT, ठीक है। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन किया जाता है, ये रूल 3 के अंदर मेंटेन करते हैं MGT 1 के अंदर। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर होते हैं, एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर होते हैं, वो सारे जो होते हैं ना सेक्शन नंबर 88 में बताते हैं कि मेंबर्स का रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ नेम ऑफ द मेंबर क्या होता है, फॉरेन रजिस्टर क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास देखो इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, MGT 1 भी पढ़ा हमने। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम MGT 1 के बारे में भी पढ़ेंगे, हम MGT 2 के बारे में भी पढ़ेंगे कि फॉर्म नंबर, देखो ये जो लो है ना कॉर्पोरेट लो, ठीक है, ये हम लो है, अदर लो है। तो विदाउट सेक्शन, विदाउट रूल्स एंड विदाउट फॉर्म इज वेरी, मतलब है नहीं, मीनिंगलेस है, विदाउट नथिंग, ठीक है, नथिंग विदाउट इट। तो फॉर्म देखना है हमें, MGT के बारे में देखना है, ठीक है। MGT 1 देखो हमने एक और यहाँ पे क्या करा, एक और एक केमिकल बनाया है जिससे पिंक और येलो ऑरेंज कलर, ठीक है। तो ऑरेंज कलर हम एक नया लेकर आए हैं यूजिंग ऑफ अ पिंक हाइलाइटर एंड दिस वन, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, MGT 1 आया, MGT 2 आया, एंड द मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, इंडेक्स ऑफ नेम ऑफ मेंबर रूल नंबर 6, फॉरेन रजिस्टर रूल नंबर 7 एंड MGT 3। यहाँ पे हम MGT 3 भी यूज करेंगे विद द यूजिंग ऑफ पिंक मार्कर एंड विद द यूजेस ऑफ लेमन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑरेंज कलर मेंटेन हुआ, ठीक है। तो अब हम MGT 1 के बारे में पढ़ेंगे, MGT 2 के बारे में पढ़ेंगे, MGT 3 के बारे में पढ़ेंगे। MGT 3, 1, 2 क्या है ये, ठीक है। तो सबसे पहले होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर। हमारे पास जो मेंबर का रजिस्टर होगा वो MGT 1 में आएगा, जो डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर होगा वो MGT 2 में आएगा। जो हमारे पास जो फॉरेन रजिस्टर होता है, देखो मेंबर का रजिस्टर किस में आता है, MGT 1 के अंदर। हमारा मेंबर, हम अपनी कंपनी मेंबर से स्टार्ट होती है,
ठीक है। तो मेंबर क्या होता है, MGT1 हमारा फॉर्म नंबर, MGT1 फॉर द मेंबर्स, MGT2 फॉर द डिबेंचर होल्डर एंड सिक्योरिटी होल्डर। अगर हम फॉरेन रजिस्टर बना रहे हैं तो MGT क्या बनेगा, उसके लिए 3 बनेगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, सेक्शन नंबर 88 के अंदर हमने क्या जाना, मेंबर्स और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के रजिस्टर्स कैसे मेंटेन करते हैं। हमारे पास MGT1 होता है, MGT2 होता है, MGT3 होता है। फॉर्म MGT1 इज फॉर द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, MGT2 इज फॉर द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर सिक्योरिटी होल्डर, MGT3 इज फॉर द फॉरेन रजिस्टर। ठीक है। This is a little water break. Now I will start again. अब आता है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे ये है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, सेक्शन नंबर 88 के अंदर हम स्टडी करते हैं। हम इनको आगे बढ़ेंगे जब हमारा ये सेक्शन जो होता है ना कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा जो मेन फोकस है, दिस इज फॉर द सेक्शन नंबर 88। हमारा जो फोकस रहेगा वो अब क्या है, सेक्शन नंबर 88। सब कुछ भूल जाते हैं हम सेक्शन नंबर 88 के ऊपर, एंटायर फोकस इज ऑन द सेक्शन नंबर 88। सेक्शन नंबर 88 के अंदर अभी तक हमने ये पढ़ा है, प्रायर स्टार्टिंग द सेक्शन नंबर 88 अभी तक हम ये देखते हैं कि हमने जाना क्या है सेक्शन 88 के बारे में। क्योंकि अगर हम पूरा इसका देखना चाहते हैं, अंदर तक जाना चाहते हैं, तो पहले बताओ तुम्हें पता क्या क्या है सेक्शन नंबर 88 के बारे में। 88 के बारे में ये पता है कि मेंबर की रजिस्टर को मेंटेन करती है, डिबेंचर होल्डर की रजिस्टर को मेंटेन करती है, ये सिक्योरिटी होल्डर के रजिस्टर को मेंटेन करना बताती है। फॉरेन रजिस्टर कैसे मेंटेन होते हैं, कौन करता है, क्या होता है, वो भी बताता है सेक्शन नंबर 88। हमारे को इसके अंदर 3 फॉर्म होते हैं, MGT1, MGT2, MGT3 होते हैं। फिर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं वही बता रखे ना, कि मेंटेनेंस कैसे करनी है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्या, डिवेंचर होल्डर सिक्योरिटी होल्डर क्या होता है, इंडेक्स ऑफ नेम ऑफ मेंबर्स। ठीक है, देखो छोटी छोटी चीजें बता रखी है। हम अपने नोटबुक के अंदर क्या बनाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं जब भी हम अपने कई चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, इंडेक्स बनाया जाता है, मेंबर्स के नाम लिखे जाते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, कॉर्पोरेट लॉ की बुक है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट लॉ की इसमें भी हमारे इंडेक्स बने हुए हैं ना यहाँ पर, तो डिटेल कंटेंट है। वैसे ही वहां पर हम अपने क्या करते हैं, रजिस्टर के अंदर इंडेक्स मेंटेन करते हैं, नेम ऑफ द मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं, कौन है, कैसे हैं, वो सब बनाते हैं। सेक्शन नंबर 88 चलते हैं, जिसे हम कहते हैं सेक्शन नंबर 88 क्या बताते हैं हमको। सेक्शन नंबर 88 ऑफ द कंपनी एक्ट रिक्वायर दैट हर एक कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है इन सभी रजिस्टर्स को। तो क्या कहता है सेक्शन नंबर 88, सेक्शन नंबर 88 क्या कहता है, एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन द फॉलोइंग रजिस्टर्स। एवरी कंपनी, हर एक कंपनी को, वेदर इट विल बी द स्मॉल कंपनी, वेदर इट विल बी द पब्लिक कंपनी, वेदर इट विल बी द प्राइवेट कंपनी, हर एक कंपनी को मेंबर्स की रजिस्टर्स को मेंटेन करना होता है। इन सभी रजिस्टर्स को मेंटेन करना होता है। मेंटेन द फॉलोइंग रजिस्टर्स, कौन कौन से हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो हम पढ़ के आए हैं, डिबेंचर होल्डर्स भी हमने पढ़ा है, सिक्योरिटी होल्डर्स की रजिस्टर्स को मेंटेन करा। अभी तक देखा था हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के लिए, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स के लिए, रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो कौन से फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं। देखो अभी तक हमने पढ़ा MGT1 फॉर द, ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा था अभी तक हमने, ये पढ़ा था ना कि MGT1 रजिस्टर ऑफ मेंबर, फॉर्म कौन सा होता है बेटा जी, इसका फॉर्म कौन सा होता है, इसका फॉर्म होता है MGT1। ठीक है, इसका फॉर्म क्या होता है, MGT1। डिबेंचर होल्डर सिक्योरिटी होल्डर क्या होते हैं, MGT2। ठीक है, ये पढ़ा था। और MGT3 किसके लिए पढ़ा था बेटा, MGT3 हमने पढ़ा था फॉरेन रजिस्टर। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, फॉरेन रजिस्टर, MGT3 बनता है इसके लिए। अभी तक हम यही पढ़ कर आए थे, हमने ऑरेंज ऑरेंज से हाईलाइट करा था। लेट्स सी, अभी तक जो हमने पहले पढ़ा है वही पढ़ा है, इसमें हमने कुछ नया नहीं पढ़ा। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर हमारे पास MGT1 होता है, डिवेंचर होल्डर्स के लिए, सिक्योरिटी होल्डर्स के लिए MGT2 होता है, एंड फॉरेन रजिस्टर के लिए MGT3 होता है। कुछ नया नहीं पढ़ा। ठीक है, नथिंग न्यू, इस चैप्टर में कुछ भी नया, इस पैराग्राफ में कुछ नया नहीं है कि अब हमारी कंपनी को ये रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं।
अब बात आ जाती है हमारे इतने बड़े पैराग्राफ की, और इस पैराग्राफ में हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो होते हैं ना निकालने हैं। अब उस निकालने की कला है, ठीक है, तो उसको आर्ट कहते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या कुछ कुछ कौन से कंसेप्ट इस पैराग्राफ से निकलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज द मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। मेंबर के रजिस्टर को मेंटेन करना। MGT1 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, MGT1, ठीक है। फॉर्म नंबर इसका क्या होता है, फॉर्म नंबर होता है MGT1। अब हमारी कंपनी के अंदर मेंबर्स भी होते हैं, उनके रजिस्टर्स को मेंटेन करना होता है। दिस इज द फॉर्म नंबर MGT1। हमने अभी पढ़ लिया है फॉर्म नंबर MGT1, ठीक है। ये हमारे लिए अभी अभी ये नया कंसेप्ट नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं कि क्या करना होता है। हर एक कंपनी जो होता है लिमिटेड बाय शेयर, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, शेल शेल जरूरी है, मतलब हमें पता चल जाता है शेल क्या होता है, मे क्या होता है। तो शेल का मतलब होता है जरूरी है, कंडीशन एप्लीकेबल होना बहुत जरूरी है। हर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शेल from the date of its registration maintain a register of member in form number MGT1। कुछ नया नहीं आया, हर एक कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना लिमिटेड बाय शेयर। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स। अभी हम कंपनी के बारे में भी जानेंगे, कंपनी कितने तरीके की होती है, कौन कौन सी कंपनी होती है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स तो अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट आई होप कि हम इसे जल्दी ही डिस्कस करें। तो ठीक है, तो हर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या करती है, शेल जरूर, पर जरूर मतलब यहाँ मे नहीं है, नोट मे, यहाँ मे है ही नहीं, तो मे नहीं है, यहाँ मे की कंसेप्ट नहीं है। दिस इज अ शेल शेल कहते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। हम रजिस्ट्रेशन की डेट से, हम इसका कुछ अलग से करें, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहते हैं कि फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो क्या करती है, मेंटेन करती है। फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मेंटेन करती है, जादू हो गया ना, हमारे पास ऑरेंज कलर आ गया। तो एवरी कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स शेल फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो एक रजिस्टर्स को मेंटेन करती है मेंबर्स के, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम ये जानते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो क्या करती है, अपने मेंबर्स के रजिस्टर्स को मेंटेन करती है। कहाँ पर, कौन से फॉर्म में, हमको पता है MGT1 के अंदर। However, लेकिन in case of a company existing on the commencement of the Company Act 2013, अगर कहता है कि अगर एक कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट, ठीक है, ऑफ द कंपनी एक्ट, द पर्टिकुलर एज अवेलेबल इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर maintained under the Company Act 1956 shall be transferred to the new register of member in form MGT1। अब क्या कह रही है अगर एक कंपनी एग्जिस्टिंग है, अगर एक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, द पर्टिकुलर्स एज अवेलेबल इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर maintained under the Company Act 1956 shall be transferred to the new register of a member in form number MGT1। तो कहता है कि अगर एक कंपनी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, हमारे पास पहले हमको पता था कि हमारे पास पहले कंपनी एक्ट 1956 होया करता था, ठीक है, तो 1956 हुआ करता था, उस टाइम भी हमारी कंपनी थी जैसे कि रिलायंस है, ठीक है। तो 1956 में जो होता है ना, अगर हमारी कंपनी 1956 के एक्ट को ले रही है, और वो कंपनी क्या हो रही है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। अब हमारे पास कौन सा एक्ट आ गया, कंपनी एक्ट 2013। तो पहले तो हमारे पास कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता था। कहता है कि अगर एक कंपनी एग्जिस्टिंग है और एट द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, मतलब कि जब हमारा कंपनी एक्ट 2013 आया था, उस टाइम भी हमारी कंपनी क्या कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी। जो कंपनी कहाँ रजिस्टर थी, कंपनी एक्ट 1956 के अंदर। तो जितने भी पर्टिकुलर्स थे वो हमें क्या करने पड़ेंगे, ट्रांसफर करने पड़ेंगे एक नए रजिस्टर के अंदर, ठीक है, नए रजिस्टर के अंदर इन द फॉर्म नंबर MGT1। तो क्या कहता है कि हमारी अगर एक कंपनी कंटिन्यू एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, ऑन द कंपनी, ठीक है, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट
2013। तो जितने भी पर्टिकुलर्स होते हैं, जितने भी अवेलेबल कंटेंट है, उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा MGT 1 के अंदर, ठीक है। क्योंकि हम पहले तो कंपनी एक्ट 1956 होता था, है ना। अब पहले 1956 होता था, अब क्या हो रहा है, अब 2013 आ गया कंपनी एक्ट, कुछ तो चेंजेस आएंगे ही। तो अगर चेंजेस आ रहे हैं और हमारी कंपनी कमेंसमेंट, ठीक है, एग्जिस्टिंग है ऑन द कमेंसमेंट ऑफ, देखो ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन अगर एक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, जितने भी पर्टिकुलर्स थे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर जो मेंटेन करे थे कंपनी एक्ट 1956 के दौरान, उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा मेंबर के रजिस्टर के अंदर, जितने भी पर्टिकुलर्स थे जो कि क्या थे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में थे, जो मेंटेन कहाँ किया गया था, मेंटेन अंडर द, हम ये देखेंगे ना कि मेंटेन अंडर द कंपनी एक्ट 1956 शेल ट्रांसफर टू द, उसे क्या कर दिया जाएगा, शेल, उसे करना जरूरी है तुम्हें, कहा, ट्रांसफर टू द न्यू रजिस्टर ऑफ मेंबर फॉर्म नंबर MGT 1, ठीक है। अगर क्या कहता है, इन केस एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर इज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स, such information may also be added in the register as and when provided। तो क्या कहता है अगर हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो तो भी उस रजिस्टर, इस फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में हमें क्या पता चला, अभी तक तो ये पता चला कि लिमिटेड बाय द शेयर्स को, मेंबर्स के रजिस्टर्स को मेंटेन करना मैंडेटरी है, फॉर्म नंबर MGT 1 के अंदर मेंटेन करना जरूरी है। अगर कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 है, मतलब कि अगर एक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013, है ना, तो जितने भी पर्टिकुलर्स थे, जितने भी जो भी हमने पर्टिकुलर्स मेंटेन करे थे अंडर द कंपनी एक्ट 1956, उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा मेंबर्स के रजिस्टर के अंदर इन फॉर्म नंबर MGT 1, ठीक है। तो इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब होता है कि अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अब बात आ जाती है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर एक कंपनी के पास कोई शेयर कैपिटल नहीं होती, कंपनी कोई बाहर से फंड नहीं अराइज कर रही है, कोई इक्विटी इशू नहीं कर रही है, तो कहते हैं कि अगर एक कंपनी के पास कोई शेयर कैपिटल नहीं है तो रजिस्टर शेल कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर, तो इस रजिस्टर के अंदर क्या होंगे, कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, तो क्या होगा, लेट स्टार्ट। देखिए, दिस इज अ न्यू कंसेप्ट। अगर एक कंपनी के पास क्या है, MGT फॉर्म 1 के अंदर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अब ये आ जाते हैं कि कंपनी के पास कोई भी शेयर कैपिटल नहीं है, नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल, तो रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाएगा, इस रजिस्टर के अंदर ये सभी पर्टिकुलर्स जो होते हैं ना, हर एक मेंबर्स के अवेलेबल होंगे। मतलब इस रजिस्टर के अंदर एक मेंबर, अगर मैं कंपनी के अंदर मेंबर हूं तो मेरे बारे में इस कंपनी के अंदर ये सारी जानकारी होगी, इस रजिस्टर के अंदर मेरे नाम पर ये सारी जानकारी अवेलेबल होगी। सबसे पहले होगा नेम ऑफ द मेंबर, मैं एक कंपनी की मेंबर हूँ, ठीक है, मेरा नाम है काजल, मैं एक कंपनी की मेंबर हूँ, मेरा एड्रेस, रजिस्टर ऑफिस एड्रेस इन केस द मेंबर इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, ठीक है, बॉडी तो तुम्हें सब पता होगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होते हैं। अगर एक, ठीक है, तो इसमें हमारे पास होता है कि नेम ऑफ द मेंबर, मेंबर का नाम क्या होगा, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, अगर मेरी कोई भी कंपनी है तो रजिस्टर ऑफिस एड्रेस बताओ, तुम्हारा ईमेल एड्रेस होगा, कोई पैन नंबर होगा, कॉर्पोरेट सिन नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है, नेशनैलिटी क्या है तुम्हारी, इन केस मेंबर इज अ माइनर, नेम ऑफ हिज गार्डियन एंड द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द मेंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉमिनी, ठीक है। तो अगर कंपनी की मेंबर हूं तो मेरा नाम होगा, अगर मैं कॉर्पोरेट बॉडी हूं तो मेरा उसका एड्रेस होगा, पैन नंबर होगा, सिन नंबर होगा, मैं अगर माइनर हूं तो मेरे गार्डियन का नाम इसके अंदर होगा, ठीक है, एड्रेस ऑफ द नॉमिनी, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ये सब चीजें हमारे पास क्या होगी, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर अवेलेबल होगी।
हमारे पास क्या होता है कि डेट ऑफ बिकमिंग द मेंबर, हम कब जो होते हैं वो मेंबर बने हैं कंपनी के। ठीक है, हमें पता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर कब मेंटेन किया जाता है, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दिस इज द ऑरेंज कलर, राइट। तो फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हम यहाँ से क्या करते हैं, अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को मेंटेन करते हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ये सभी नाम होते हैं। कब जो होता है हम मेंबर बने हैं। ठीक है, हमारे पास गारंटी क्या है, अमाउंट ऑफ गारंटी इफ एनी अदर इंटरेस्ट इफ एनी, मतलब कि हमारे पास क्या होता है कि गारंटी दे रखी है अगर हमने कोई कंपनी को। ठीक है, अगर कुछ है तो डेट ऑफ सीजेशन मतलब सीज, मतलब हम कब इस कंपनी से जाएंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ ए गारंटी इफ एनी अदर इंटरेस्ट, अगर हमारी कंपनी में कोई अदर इंटरेस्ट है तो वो सब चीजें हमें इसमें में रखा होगा। ठीक है, सीज, देखो ये कहाँ से निकला है वर्ड सीजेशन, मतलब सीज होना, बंद होना। कब जाओगे, डेट ऑफ सीजेशन। अगर मैं कंपनी की मेंबर हूँ, मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी गो फॉर एवर। हम कंसेप्ट लेकर आते हैं, तो हम कब जाएंगे तो ये भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, अमाउंट ऑफ, जैसे हमने ठीक है ये भी पढ़ा था ना कि मेंबर्स आते हैं मेंबर्स चले जाते हैं। तो बताओ कि तुम्हारा सीजेशन है, कितने पीरियड के लिए तुम्हारा आए हो, कितने टेन्योर है तुम्हारा, गारंटी क्या है, इंटरेस्ट क्या है तुम्हारी कंपनी के, तुम्हारा कंपनी में। इंस्ट्रक्शन इफ एनी गिवन बाय द मेंबर विद रिगार्डिंग टू द सेंडिंग ऑफ नोटिस, अगर कुछ भी कंसेप्ट है तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर। फिर आ गया लेकिन, हाउएवर अगर इन केस ऑफ ए कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट, अगर एक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, देखो अगर एक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, सॉरी। ठीक है, अगर एक कंपनी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे भी यही वर्ड है, अगर एक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कंपनी एक्ट। ठीक है, हमने देखो 2 मार्कर से 3 मार्कर बना दिए। ठीक है, ऑरेंज, पिंक, ठीक है, तो येलो, ठीक है, तो लेमन। इन केस ऑफ ए कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, द पर्टिकुलर एज अवेलेबल इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर under the company act 1956 shall be transferred to the new register of member in form mgt1। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस, कहाँ कर लिया हमने। ठीक है, हमने ये डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया कि अगर एक कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अगर एक कंपनी क्या कह रहे हैं, अगर एक कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013, तो जितने भी पर्टिकुलर उस कंपनी ने मेंटेन करे थे अंडर द कंपनी एक्ट 1956, उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर इन फॉर्म नंबर MGT1। तो इसके अंदर हमें कुछ नया नहीं मिला, कुछ नो न्यू। ठीक है, नथिंग, इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमने इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से ये वाला पढ़ा कि अगर एक कंपनी के पास नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल, अगर एक कंपनी के पास क्या है, नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल, तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर नहीं है शेयर कैपिटल तो क्या होगा, तो ये सभी पर्टिकुलर्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं आगे। आगे हमें क्या डिस्कस करना है, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर MGT2। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, इसे हमें क्या कह देते हैं, और अदर सिक्योरिटी होल्डर जिसमें आएंगे हर एक कंपनी। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, देखते हैं एवरी कंपनी। अब MGT2 तो हमें दूर दूर से दिख रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया MGT2। ठीक है, MGT2 भाई हमारे लिए ये कुछ नया नहीं है, हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर होता है या फिर अदर सिक्योरिटी होल्डर होता है वो कहाँ पे मेंटेन किया जाता है, MGT2 के अंदर। हर एक कंपनी जो इशू कर रही है, अपने अलॉट कर रही है डिवेंचर्स को और एनी अदर सिक्योरिटी शेल मेंटेन ए सेपरेट रजिस्टर फॉर डिवेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर। ठीक है, तो कहाँ पर मेंटेन करना है, फॉर्म नंबर MGT2 के अंदर। कुछ भी ज्यादा नया हमने नहीं देखा। अदर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू ऑल द रजिस्टर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि क्या रिक्वायरमेंट है सभी रजिस्टर्स के लिए। ठीक है, तो अभी हम यही देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, फिर हम धीरे धीरे आगे चलेंगे जहां पर हमें प्लेस भी देखना है, टाइम पीरियड क्या होते हैं, कब हमने रजिस्टर के अंदर डेटा डालना है, कहाँ हमारे को रजिस्टर मेंटेन करना है। अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो भी रेफर्ड इन द, कौन सी अदर इन्फॉर्मेशन है, अपडेटिंग ऑफ चेंजिंग इन स्टेटस ऑफ मेंबर्स है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन एंड रजिस्टर
रजिस्टर के अंदर कुछ रेटिफिकेशन करना है, कुछ बदलाव करना है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, मेंबर्स का जो नेम होता है, इंडेक्स ऑफ नेम्स, ये भी कैसे होते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर एंड द इंडेक्स बेनिफिशियल ओनर बीइंग मेंटेन बाय द डिपोजिटरी, सब चीजें जो होते हैं ना धीरे 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 करेंगे। ठीक है, बट करेंगे जरूर। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है तो डोंट बी हेजिटेट अबाउट इट। अदर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू ऑल द रजिस्टर। ठीक है, लेट्स वाटर ब्रेक। अब हम क्या करते हैं, इस मार्कर से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज अ गुड नाइस पेन। तो अदर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू ऑल द रजिस्टर्स, तो देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है सभी रजिस्टर्स के लिए। ठीक है, तो अदर रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या क्या एप्लीकेबल है। रूल नंबर 5 contain a certain requirement which are applicable to all type of a register, whether the register is member of a register of a member, whether the register for the debenture holder, whether the security holder, सभी जो होते हैं रिक्वायरमेंट विच आर एप्लीकेबल, ये सारी रिक्वायरमेंट होती है जो हर एक रजिस्टर के लिए एप्लीकेबल होते हैं। दिस इज रिक्वायरमेंट। क्या है ये रिक्वायरमेंट? ये क्या है बेटा जी? ये रिक्वायरमेंट है फॉर ऑल द रजिस्टर। ठीक है, क्या होता है? फॉर ऑल द रजिस्टर, सभी रजिस्टर्स के लिए। ये जितने भी रजिस्टर होते हैं ना उनके रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट है ये हमारे पास सभी रजिस्टर्स के लिए। तो एक बड़ा बड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि दिस इज ए रिक्वायरमेंट। हमें क्या एग्जाम में पढ़ना है? दिस इज ए रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द रजिस्टर। ठीक है, तो दिस इज ए रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द रजिस्टर। क्या रिक्वायरमेंट है हम ये देखते हैं, फिर हम इसे रैप अप करेंगे फटाफट से। टाइम पीरियड फॉर मेकिंग द एंट्री इन द रजिस्टर एज पर द रूल नंबर 5। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? रूल नंबर 5 से। एंट्री हैव टू बी मेड इन द रजिस्टर विद इन 7 days ऑफ डेट ऑफ अप्रूवल बाय द बोर्ड या फिर कमिटी देयर ऑफ बाय द अप्रूविंग द अलॉटमेंट ट्रांसफर ऑफ शेयर डिबेंचर और एनी अदर सिक्योरिटी एज केस में भी। क्या कहता है? कहते हैं कि रूल नंबर 1 के अंदर क्या होता है, जितनी भी एंट्रीज होती है ना, जो भी हमने अप्रूवल करा है, अगर कोई बोर्ड ने, कोई कमिटी ने कोई अप्रूवल करा है, मतलब किसी को शेयर अलॉट करने हैं या फिर शेयर्स का ट्रांसफर करना है, अलॉटमेंट ऑफ ए शेयर है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? अलॉटमेंट ऑफ ए शेयर है, ट्रांसफर ऑफ ए शेयर है, डिबेंचर्स को अगर हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसकी जो भी एंट्रीज होती हैं, एंट्रीज विद इन द 7 days, तो एंट्रीज जो होते हैं ना वो क्या कर देनी चाहिए? विद इन द 7, एंट्री हैव टू बी मेड इन द रजिस्टर विद इन ए 7 days। तो इस पैरा के अंदर हमने क्या करा? हमने ये देखा कि जो एंट्रीज होती है ना, हैव टू मेड इन रजिस्टर विद इन ए 7 days। कौन सी एंट्री है ये? कौन सी एंट्री? कौन सी एंट्री? अलॉटमेंट की। कौन सी एंट्री? शेयर्स के ट्रांसफर की। कौन सी एंट्री? डिबेंचर होल्डर के ट्रांसफर की, डिबेंचर्स के अलॉटमेंट की, और एनी अदर सिक्योरिटी एज द केस में भी। तो इसने हमारे को क्या बताया? इसने हमारे को बोला क्या बोला कि जितने भी एंट्रीज होती है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर, जितनी भी एंट्रीज होती है मेंबर्स के रजिस्टर के अंदर, वो हमारी क्या हो जाएगी? वो विद इन ए 7 days के अंदर हमारी एंट्री होंगी। कौन सी एंट्री होती है? चाहे हम शेयर्स को अलॉट कर रहे हैं, चाहे हम शेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स को अलॉट कर रहे हैं, डिबेंचर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर कोई भी अदर सिक्योरिटी अलॉट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसकी जो एंट्री होती है वो हमारी विद इन 7 days हो जानी चाहिए। कहते हैं कंसिक्वेंटली, इसके परिणाम स्वरूप, बहुत ज्यादा हिंदी होगी ना, तो कंसिक्वेंटली अपॉन एनी फोर फीचर, बाय बैक, रिडक्शन, सब डिवीजन, कंसोलिडेशन, कैंसिलेशन ऑफ शेयर, issue of sweat equity share, transmission of share, share issued under any scheme of the arrangement, merger, reconstitution or the employee stock option plan, ESOP, ठीक है, or any of such scheme provided under this act, or by issue of a duplicate or the new share certificate, new debenture or other security certificate, entry shall be made within a 7 days after the approval of the board committee, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड द रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार्स। देखो 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 क्या कह रखा है, बहुत ज्यादा चीजें इसमें हमें बता दी है, पूरा ही मतलब क्या कहा है इसने। कहते हैं कि अगर हमारा शेयर्स का फोर फीचर होता है, शेयर जब्त हो जाते हैं, बाय बैक का हमने रूल पढ़ा है, बाय बैक के हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ ना कि एएस क्या होता है बाय बैक, जब हम शेयर्स को बाय बैक करते हैं तो क्या होता है।
ठीक है। तो क्या होता है कि कंसिक्वेंट अपॉन, अगर कोई भी हमारी देखो यहाँ पे हम ये करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी फोर फीचर होता है, हमारे शेयर्स के फोर फीचर हो जाते हैं, हम बाय बैक का बाय बैक करते हैं, हमारी कंपनी का कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, कंसोलिडेशन हो रहा है, या फिर हमारे क्या हो रहा है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स हो रहे हैं, शेयर्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, बाय बैक हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, कुछ शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स को अगर हम इशू कर रहे हैं, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर रहे हैं, कुछ हम कभी कहते हैं ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। शेयर इशूड अंडर एनी स्कीम होता है, ठीक है, अगर हमने कोई भी शेयर इशू करे है, कोई भी मर्जर करा है, कोई भी रिकंस्टिट्यूशन करा है, एक कंपनी को अलग से रिकंस्टिट्यूट करा है, एसओप होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसे एसओप कहते हैं, ईएसओपी, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में भी अब डिस्कस करेंगे। और एनी अदर सच स्कीम प्रोवाइडेड अंडर द दिस एक्ट और बाय इशू ऑफ अ डुप्लीकेट और न्यू शेयर, अगर हम डुप्लीकेट शेयर इशू सर्टिफिकेट दे देते हैं, न्यू शेयर इशू सर्टिफिकेट दे देते हैं, नया डिवेंचर दे देते हैं, अदर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो होते हैं ना इशू करते हैं विद इन 7 days आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड कमिटी होता है इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर इन द रिस्पेक्टिव रजिस्टर एज द केस में भी। तो क्या कहता है कि ये जो सारी एंट्री होती है ना, बात तो अब क्या आ गई एंट्री की, भाई जो ऊपर पड़ी है वही दे रखी है। एंट्री क्या होता है, विद इन 7 days आफ्टर द अप्रूवल ऑफ, किससे, बोर्ड से अप्रूवल लेना है, कमिटी से अप्रूवल लेना है, ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर से अप्रूवल लेना है, इन द और इन द रिस्पेक्टिव रजिस्टर एज द केस में भी। देखो इसके अंदर हम कुछ नया करेंगे, है ना। एंट्री क्या होगी, एंट्री हम कर देंगे शैल बी मेड विद इन 7 days अप्रूवल बाय द बोर्ड कमिटी इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, ठीक है, यहां तक देखेंगे। तो कहते हैं एंट्री शैल बी मेड विद इन 7 days, कहाँ से 7 days आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड, ठीक है, कहाँ से 7 days आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड कमिटी इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, मेंबर के रजिस्टर में ही हमने एंट्री डालनी है ना, ठीक है, एंट्री जो भी होगी वो विद इन 7 days होगी आफ्टर द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, से आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड होते हैं, कमिटी होता है, जो भी बोर्ड जितने मेंबर्स होते हैं बोर्ड में कमिटी में, तो वो अप्रूवल देंगे, उसके 7 दिनों के अंदर अंदर हम जितनी भी एंट्रीज होती है, वेदर इट विल बी द बाय बैक, कंसोलिडेट, मर्जर, ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन होता है, शेयर इशू सर्टिफिकेट देना है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट देना है, ठीक है, अलॉटमेंट करना है, ट्रांसफर करना है शेयर्स को, डिवेंचर्स को, जो भी एंट्री होगी वो हमारी 7 दिनों के अंदर होगी मेंबर्स के रजिस्टर के अंदर, ठीक है। किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बोर्ड से लेनी पड़ेगी और कमिटी से लेनी पड़ेगी, उसके बाद हमने मेंबर्स के रजिस्टर के अंदर ये विद इन 7 days ये एंट्री डाल देंगे। अब बात आ जाती है टाइम पीरियड ऑफ मेकिंग द एंट्रीज इन द रजिस्टर। बेटा कहाँ पढ़ा हमने, कितना टाइम पढ़ा, 7 days, 7 days हमने पढ़ा है, 7 days पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट करा। इस पैराग्राफ में हमें ये पता चला ना कि कितने टाइम पीरियड के अंदर हमने मेंबर्स के अंदर जो होते हैं ना पर्टिकुलर्स ऐड करने होते हैं हम अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि प्लेस ऑफ मेंटेनिंग द रजिस्टर। अब बात आ जाती है कि क्या, कहाँ पर हम अपने रजिस्टर को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पर मेंटेन करेंगे, सभी को पता है कि कहाँ मेंटेन करेंगे, पता है ना, तो पता है, चलो देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5 द रजिस्टर शैल बी मेंटेन एट द आरओसी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि रजिस्टर को मेंटेन कहाँ करना होता है, आरओसी मतलब रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, आरओसी रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, यहाँ मेंटेन करना होता है। Unless a special resolution is passed in the general meeting authorize the keeping of register at any other place within the city, town, village in which the register office is situated, or any other place in India in which more than 1/10 of the total member enter in the register of member resides। तो देखो इसमें हमारे पास क्या है, बहुत ही मतलब इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, प्लेस ऑफ मेंटेनिंग द रजिस्टर, हम अपने रजिस्टर को कहाँ पर मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर को मेंटेन करने का मतलब है कि आरओसी के पास, ठीक है, हम अपनी रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार जो होते हैं ना, हमारे पास क्या होता है, रजिस्टर ऑफिस होता है हर एक कंपनी का, ठीक है। तो रजिस्टर ऑफिस होता है हर एक कंपनी का, कि जहां पर कंपनी के जो उतना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखा जाता है, ठीक है। तो यहीं पे ये है कि प्लेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ कंपनी, तो कहाँ पर मेंटेन करेंगे, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में हम क्या करेंगे, ये रजिस्टर मेंटेन करेंगे। आगे क्या हुआ, आगे स्टार्ट हुआ अनलेस
स्पेशल जब तक, ठीक है, हमें पता है ना, हम अनलेस, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास इन द जनरल मीटिंग। जब तक एक, देखो बहुत सारे रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम, रेजोल्यूशन के बारे में, ठीक है, कौन कौन से रेजोल्यूशन होते हैं, कैसे किए जाते हैं, कौन से रेजोल्यूशन कब पास किया जाता है, कौन पास करता है, कितने % अप्रूवल चाहिए होता है एक रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। तो पढ़ेंगे इसको, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। द रजिस्टर शैल बी मेंटेन एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। जब तक एक स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास इन द जनरल मीटिंग, ऑथोराइज द कीपिंग ऑफ रजिस्टर एट एनी अदर प्लेस। मतलब कि क्या होता है, ऑथोराइजिंग द कीपिंग ऑफ द रजिस्टर एट एनी प्लेस विद इन द सिटी, टाउन, विलेज इन विच द रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड और एनी अदर प्लेस इन इंडिया। मतलब हमारे पास क्या होता है, जब तक एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होता ना, तब तक हम अपने रजिस्टर्स को जो होता है ना मेंटेन करते हैं अपने आरओसी के पास। जब एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो हम अपने जो होता है ना, हम अपने क्या कर सकते हैं, अपने रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं एनी अदर प्लेस। क्या आता है, एट एनी अदर प्लेस, कहाँ पर, सिटी के अंदर, टाउन के अंदर, हमारी एनी विद इन द, मतलब हमारे पास क्या होता है, विद इन द सिटी, सिटी के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड। ठीक है, क्या होता है कि जहां पर रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड, ठीक है, और विलेज इन विच द रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड। देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें फेजेस और एनी अदर, देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, और, ठीक है, और जब और की कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, या यहाँ पर या वहां पर, ठीक है। और का मतलब तो यही होता है कि, और एंड होता तो क्या होता, मैंडेटरी होता, हमें सब चीजों को पूरा करना होता कि यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है। तो दिस इज, हमें पढ़ चुके हैं ये और एंड के बीच में डिफरेंस। अब थोड़ी ना बच्चे हैं जो हम और एंड के बीच में डिफरेंस बताए हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5, द रजिस्ट्रार शैल बी मेंटेन एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। जब तक एक स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास इन द जनरल मीटिंग, जब तक हमारा एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होता, हम अपने रजिस्टर को हमारे पास कहाँ रखा जाता है, आरओसी के पास रखा जाता है। जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है, ठीक है, जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है, हम अपने रजिस्टर को किसी भी जगह पर रख सकते हैं, एनी प्लेस विद इन द सिटी, सिटी के अंदर रख सकते हैं, टाउन के अंदर रख सकते हैं, और कहाँ रख सकते हैं, या फिर हम विलेज में रख सकते हैं जहां पर हमारा आरओसी है, जहां पर हमारे पास क्या होता है कि रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड। या फिर और भी दे रखा है, एनी अदर प्लेस इन इंडिया, कहाँ पर, किसी भी प्लेस पर रख सकते हैं, सिटी के अंदर, टाउन के अंदर, या उसी विलेज में जहाँ आरओसी है, ठीक है, वहां पर भी रख सकते हैं। या फिर एक अच्छी सी कंडीशन क्या आई, एक अच्छी सी कंडीशन क्या है, हमने कहा था कि किसी भी प्लेस पर, किसी भी जगह पर रख सकते हैं, ठीक है। और एनी अदर प्लेस इन इंडिया, और क्या होता है, एनी अदर प्लेस इन इंडिया जहां पर हमारी कंपनी के 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर जो होते हैं ना एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। ठीक है, 1/10 पता है ना तुम्हें किसी चीज का 1/10 क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हमने क्या करा, हमारी कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर 1000 जो होता है ना, टोटल नंबर ऑफ मेंबर है, हमारी टोटल नंबर ऑफ मेंबर 1000 है। तो हम अपने मान लेते हैं कि हम अपना रजिस्टर जो होता है ना क्या मेंटेन करें, हम चाहते हैं कि हमारा रजिस्टर जो होता है ना रोहतक में, देखते हैं रोहतक में कितने मेंबर्स हैं, क्या हम अपना रजिस्टर यहाँ पे रख सकते हैं, क्या हम अपने, ठीक है। तो कहते हैं कि कहीं भी रखो, एट एनी अदर प्लेस हो जाता है। तो ये देखते हैं कि क्या हम अपने रजिस्टर को रोहतक में रख सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि तुम्हारे रोहतक में बताओ कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर हमारे मेंबर्स, ठीक है, तो 1/10 का, तो अगर 10 भी मेंबर है ना हमारे रोहतक के अंदर, जो हमारी कंपनी के मेंबर्स है, ठीक है, हाँ है ना, तो 10 मेंबर, मतलब हमारे पास पता है कि 1/10 क्या होगा, मतलब 1/10 क्या होता है, 100, ठीक है। तो 1/10 का मतलब होता है कि अगर हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है, तो 100 मेंबर्स अगर रोहतक में रहते हैं तो हम अपने रजिस्टर को क्या कर सकते हैं, रोहतक भी मेंटेन कर सकते हैं। 1000 मेंबर है, 1000 मेंबर में से अगर 1/10 मेंबर, ठीक है, 1/10 मेंबर, 100 मेंबर्स, अगर 100 मेंबर्स रोहतक में रिजाइड्स है, अगर 100 मेंबर रोहतक में रहते हैं तो हम अपना रजिस्टर वहां पे भी मेंटेन कर सकते हैं, 1/10 ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, जो क्या है टोटल मेंबर, जिसने क्या करा है, एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, ठीक है। तो जहां पर क्या है, रिजाइड्स हैं, जहां रहते हैं ये 1/10 मेंबर, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना, हमारे पास 3 कंडीशन है, या तो बताओ कि प्लेस होता है इन इंडिया, कहीं पे भी इंडिया के अंदर किसी भी क्षेत्र में,
ठीक है, किसी भी क्षेत्र में हम अपने रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं जहां पर हमारी कंपनी के 1/10 ऑफ द मेंबर रिजाइड है। वो कौन से 1/10 मेंबर है? जिनका नाम हमारी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है। ये फिर एनी अदर प्लेस हो जाता है, एनी अदर सिटी हो जाता है, किसी भी टाउन और विलेज, और उस विलेज में भी जहां पर हमारी कंपनी का क्या है, और विलेज इन विच द कंपनी हैविंग द आरओसी रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर जहां पर कंपनी का क्या है, आरओसी सिचुएटेड है, वहां पर भी हम मेंटेन कर सकते हैं। वन टाइम इंडिया में किसी भी कोने पर अपने रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं जहां पर हमारी कंपनी के 1/10 मेंबर रिजाइड कर रहे हैं, वो उन मेंबर्स का नाम हमारी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में है। अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो भी रेफर्ड इन द रजिस्टर, तो कहता है कि कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी हमारी रजिस्टर में लिखी जानी चाहिए। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था। अभी हम क्या पढ़ के आए थे? अभी हमने ये पढ़ा था बेटा जी कि अदर जो होता है ना रिक्वायरमेंट, तो रजिस्टर के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई तुम्हें 7 दिनों के अंदर अंदर हमारे रजिस्टर के अंदर जो भी जानकारी है, जो भी मर्जर हुआ, एक्विजिशन हुआ, ट्रांसफर हुआ, सिक्योरिटी का ट्रांसमिशन हुआ, वो 7 दिनों के अंदर अंदर रजिस्टर के अंदर डाल देना है तुम्हें। उसके बाद हम कहाँ पे भी रजिस्टर्स को मेंटेन कर सकते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। कुछ अदर इंफॉर्मेशन होता है, जिन 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 अगर हम क्या कहते हैं कि अगर जिन भी कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो वो बताओ कि उसे ये सभी चीजें रिक्वायरमेंट होती है। क्या होता है? नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल, ठीक है, नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल, वो सभी चीजें यहाँ पर क्या होंगी, बनानी होंगी, बतानी होंगी। उसके बाद होता है कि कुछ अदर इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हमें क्या करनी होती है, रेफर्ड होती है रजिस्टर के अंदर। अदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो रेफर्ड होती है रजिस्टर के अंदर। क्या बताना होता है हमारे पास अदर इन्फो? अभी तक रूल ही चल रहा है, अभी तक रूल 5 ही चल रहा है, ठीक है, रूल 5 ही चल रहा है अभी तक। अभी हम क्या कर रहे हैं? अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो रेफर्ड इन द रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर कौन कौन सी अदर रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या चीजें डालनी होती है, वो सब चीजें अभी हम यहाँ देखेंगे। ठहरिए, धैर्य रखिए। In term of a rule 5, if any order is passed by any judicial or revenue authority or by SEBI और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो होता है ना, जो अट्रैक्ट, जो क्या होते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, अटैचिंग द शेयर्स, डिबेंचर्स, एनी अदर सिक्योरिटी एंड गिविंग डायरेक्शंस फॉर रिमेंटेंस ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट, द नेसेसरी रेफरेंस ऑफ सच ऑर्डर शैल बी इंडिकेटेड इन द रिस्पेक्टिव रजिस्टर। अब देखो इसमें क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है कि और कौन सी इंफॉर्मेशन जो होती है ना हमें रजिस्टर में डालनी है, और कौन सी इंफॉर्मेशन जो होती है हमें अपनी रजिस्टर में डालनी है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग कि बताओ, अभी तो हम कह रहे हैं कि मैं रजिस्टर मेंटेन करो, रजिस्टर मेंटेन करो, ठीक है, हमने मेंटेन करके प्लेस भी बता दिया कि तुम यहाँ पर हमारे रजिस्टर को रखो, टाइम पीरियड भी बता दिया, कुछ चेंज हुआ है तो टाइम पीरियड में बताओ। अब बात आ जाती है कि कौन सी और इंफॉर्मेशन होती है जो रेफर करनी है रजिस्टर के अंदर। देखते हैं क्या होता है, लेट स्टार्ट। कहते हैं कि अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है, कोई रिवेन्यू अथॉरिटी ने, कोई सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे हम सेबी कहते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, अगर, ठीक है, अटैचिंग द शेयर्स, अगर हमारी कंपनी के किसी सेबी ने, रिवेन्यू अथॉरिटी ने, ठीक है, शेयर्स ले रखे हैं, डिबेंचर्स ले रखे हैं, अदर सिक्योरिटीज ले रखी हैं, और वैसे भी तो सभी कंपनियां क्या होती है, सेबी के अंडर काम करती है, सेबी जो रूल पास करेगी उसको फॉलो करना पड़ेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। कहते हैं अगर 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 हमारी कोई भी जो शेयर से रिलेटेड होते, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो किससे, ठीक है, कोई भी मामला है जो शेयर से रिलेटेड है, डिबेंचर से रिलेटेड है, एनी अदर सिक्योरिटी होते हैं, एंड गिविंग डायरेक्शन फॉर द रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, और क्या होता है कि डायरेक्शन दे रही है, और क्या कर रही है, साथ ही साथ ये सभी अथॉरिटी, अगर ये सभी अथॉरिटी, कौन कौन सी अथॉरिटी, रिवेन्यू अथॉरिटी है, सेबी है, ठीक है, सेबी है, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, जो क्या होता है, जो अटैचिंग है, मतलब ये क्या होता है, अटैचिंग द शेयर्स, डिवेंचर, अदर सिक्योरिटी एंड गिविंग डायरेक्शन, जो हमारे पास क्या हो रहा है, इन मामलों में देख रही है, शेयर्स को देख रही है, डिवेंचर्स को देख रही है, और गिविंग डायरेक्शन फॉर द रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, और हमें बता रही है कि तुम्हें इतना डिविडेंड देना चाहिए, इतना इंटरेस्ट है, नेसेसरी रेफरेंस ऑफ सच ऑर्डर शैल बी इंडिकेटेड इन द रेस्पेक्टिव रजिस्टर। मतलब हमारे को सेबी ने, सेबी की गाइडलाइंस ये आई है कि इतना डिविडेंड, इतना इंटरेस्ट, ऐसा सब कुछ देना है, तो वो भी रजिस्टर के अंदर मेंटेन होना चाहिए। अगर हमारी कंपनी जिसकी सिक्योरिटी आर लिस्टेड ऑन द सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, मतलब सॉरी, अगर हमारी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है,
ठीक है। हमें पता है कि एनएससी और बीएससी हमारे दो स्टॉक एक्सचेंज, जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज, तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, लेकिन जो हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी जिसे कहते हैं, निफ्टी और ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, सेंसेक्स है, ये सारी चीजें हमारे पास क्या होता है, अगर कंपनी जिसकी सिक्योरिटी एनएससी बीएससी के अंदर रजिस्टर है, और इवन जो आउटसाइड द इंडिया, आउटसाइड इंडिया के अंदर नेस्डेक है, तो बहुत सारी जो होते हैं ना हमारे आउटसाइड द इंडिया जिनकी सिक्योरिटी इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर है, द पर्टिकुलर ऑफ एनी प्लेज, अगर उसके ऊपर कोई भी प्लेज है, कोई भी चार्ज है, कोई भी लाइन है, कोई भी हाइपोथिकेशन है, क्रिएटेड बाय द, कौन होता है, प्रमोटर, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय द प्रमोटर इंक्लूडिंग द नेम ऑफ प्लेजर, प्लेजी, ठीक है, एंड एनी अदर रेवोकेशन देयर इन शैल बी एंटर इन द रजिस्टर विद इन 15 days फ्रॉम सच एज इवेंट। देखो इसमें क्या कह रखा है, अगर हमारी कंपनी, ठीक है, अगर हमारी कंपनी एनएससी के अंदर रजिस्टर है, बीएससी के अंदर रजिस्टर है, ठीक है, तो अगर हमारी कंपनी एनएससी और बीएससी के अंदर रजिस्टर है, हमने क्या कर रखा है, हमारी कंपनी को रजिस्टर कर रखा है, ठीक है, अगर हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर कर रखा है, तो पर्टिकुलर ऑफ एनी, अगर हमने कोई भी प्लेज, ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंस होता है कि प्लेज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, लाइन क्या होता है, हाइपोथिकेशन क्या होता है, अगर कंपनी क्रिएटेड बाय द प्रमोटर, अगर प्रमोटर ने इन सिक्योरिटीज के ऊपर, इन आउटसाइड इन द पर्टिकुलर ऑफ एनी प्लेज, चार्ज, हाइपोथिकेशन क्रिएटेड बाय द प्रमोटर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी, अगर किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर अगर प्रमोटर ने कोई भी प्लेज कर रखा है, हाइपोथिकेशन कर रखी है, कोई भी चार्ज और मतलब इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लेज क्या होता है, ठीक है, प्लेज क्या, गिरवी रखना क्या होता है, चार्ज क्या होता है, हाइपोथिकेशन क्या होती है, ठीक है, इसको धीरे 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 मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। अगर मैं तुम्हें इसी चैप्टर के अंदर सभी थोड़ी 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 चीजें, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो रीजन बीइंग दैट कि ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो होता है ना, प्लेज, चार्ज, हाइपोथिकेशन क्रिएटेड बाय द, कौन कर रहा है, प्रमोटर, इन रिस्पेक्ट, मतलब मैं भी तुम्हें यही बता रही हूँ कि अगर किसी भी सिक्योरिटी पर अगर प्रमोटर ने कोई भी लोन, कोई भी प्लेज, कोई भी हाइपोथिकेशन कर रखा है, तो उसका भी डिस्क्लोजर हमारे क्या होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, शैल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, कहाँ पर, 15 दिनों के अंदर फ्रॉम सच इवेंट। देखो हमारे पास कुछ समथिंग न्यू न्यू आया, समथिंग न्यू न्यू क्या आया, अगर कंपनी जिसकी सिक्योरिटी, हुज कंपनी, अभी हम इसके बारे में, इसको भी निचोड़ निकालेंगे, अभी वैसे तो पता चल ही गया तुम्हें, अगर कोई भी अगर इफ एनी ऑर्डर इज पास्ड बाय द, अगर कोई भी ऑर्डर रिवेन्यू अथॉरिटी ने पास करा है, सेबी ने पास करा है, या फिर किसी भी सिक्योरिटी ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई भी ऑर्डर पास किया गया है जो शेयर डिबेंचर से रिलेटेड है, तो नेसेसरी रेफरेंस ऑफ सच ऑर्डर, तो जो भी नेसेसरी रेफरेंस है उसको क्या दिया जाए, इंडिकेटेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो रिवेन्यू अथॉरिटी ने, जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने और अथॉरिटी ने कोई भी जो अटैचिंग द शेयर्स डिबेंचर कोई भी ऑर्डर पास किया गया है, उस ऑर्डर को क्या करो, उसका रेफरेंस दो इस रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर, ठीक है, competent attaching the share debenture any other securities होती है, तो give reference these order in the register of members। अब हमारे पास आ जाता है इन केस कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज हमारी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर हमारी कंपनी जिसकी सिक्योरिटी आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, अगर हमारी कंपनी है और हमने अपनी कंपनी को जो उतना लिस्टेड करा रखा है, कहाँ पर करा रखा है, सैबी सिक्योरिटी सॉरी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर करा रखा है, स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएससी बीएससी में हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर करा रखा है, ठीक है, इवन आउटसाइड द इंडिया, आउटसाइड द इंडिया अगर हमने कंपनी को क्या करा रखा है, लिस्टेड करा रखा है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर हमने अपनी कंपनी को लिस्टेड करा रखा है, अगर किसी भी सिक्योरिटीज के ऊपर, ठीक है, अगर हमने किसी भी अगर कंपनी ने किसी भी सिक्योरिटीज के ऊपर द पर्टिकुलर ऑफ एनी, अगर क्या होता है कि प्लेज कर रखा है, सिक्योरिटीज के ऊपर प्लेज कर रखा है, हाइपोथिकेशन कर रखा है, चार्ज कर रखा है, तो उसको डिस्क्लोज करो रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर, किसने, क्रिएटेड बाय द प्रमोटर हो जाता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी होता है, शैल बी डिस्क्लोज, उसको क्या किया जाए, शैल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कितने दिनों के अंदर, 15 दिन फ्रॉम सच इवेंट, कितने दिनों के अंदर, 15 दिन, ये कौन से दिन है, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे 15 दिन, ठीक है, 15 दिन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, तो विद इन 15 days हमारे को डिस्क्लोज किया जाए,
आगे होता है, अगर एक प्रमोटर ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी होते हैं जिसने एक जॉइंट वेंचर बनाया है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्या कहता है, अगर एक प्रमोटर है ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, जिसने एक जॉइंट वेंचर बनाया है कंपनी विद अनदर कंपनी, हैव प्लेज हाइपोथिकेशन क्रिएटेड ए चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, ठीक है, कहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ ए लिस्टेड कंपनी इन कनेक्शन विद सच जॉइंट वेंचर कंपनी, द पर्टिकुलर ऑफ सच प्लेज हाइपोथिकेशन लाइन शैल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी विद इन 15 days ऑफ फ्रॉम सच इवेंट। देखो क्या कहते हैं, वही 15 दिन दे रखे हैं, 15 days दे रखे हैं। बात अब हमारे पास क्या हो जाती है, अगर कहते हैं कि अगर एक प्रमोटर है लिस्टेड कंपनी का जिसने एक फॉर्म्ड जॉइंट वेंचर कंपनी, ठीक है, एक प्रमोटर है हमारी कंपनी का, दो कंपनी मिल गई है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ हेलो कर लिया, मतलब जॉइंट वेंचर बन गए, दो कंपनी, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को, देखो ये कहते हैं कि अगर एक प्रमोटर ऑफ द लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, ठीक है, उसने एक जॉइंट वेंचर विच हैज फॉर्म्ड ए जॉइंट वेंचर कंपनी विद अनदर कंपनी, ठीक है, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है, ठीक है, कंपनी ए का जो प्रमोटर होता है वो कहता है कि उसने इस कंपनी के साथ हाथ मिला लिए, जॉइंट वेंचर्स बन गए हैं दोनों, ठीक है, फॉर्म्ड ए जॉइंट वेंचर कंपनी, दोनों मिलकर क्या बन गए, जॉइंट वेंचर, साहसी पूंजी लगाई है इसने, जॉइंट वेंचर, पता है तुम्हें वेंचर क्या होते हैं, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर्स, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि साहसी पूंजी लगाई है इसने इस बी के अंदर, ठीक है, जॉइंट वेंचर, दोनों कंपनी एक हो गई है अब, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जॉइंट वेंचर कंपनी बन गई है, ठीक है, तो कहते हैं फॉर्म्ड ए जॉइंट वेंचर कंपनी विद अनदर कंपनी हैव, तो इस कंपनी ने क्या कर रखा है, प्लेज कर रखा है, हाइपोथिकेशन कर रखा है, लाइन कर रखा है, किसके, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी, अगर इसके पास क्या है सिक्योरिटी और वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ऑफ लिस्टेड कंपनी इन कनेक्शन विद सच जॉइंट वेंचर कंपनी, ठीक है, क्या कहता है एनी सिक्योरिटी, ये कहते हैं क्रिएटेड ए चार्ज और लाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ द लिस्टेड कंपनी, चार्ज लाइन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी, यही है ना कि विद अनदर कंपनी हैविंग द प्लेज हाइपोथिकेशन, और क्रिएटेड ए चार्ज होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी होता है इन कनेक्शन विद सच जॉइंट वेंचर कंपनी, द पर्टिकुलर ऑफ सच प्लेज, ये जो पर्टिकुलर होते हैं सच प्लेज के, हाइपोथिकेशन के, चार्ज के, वो कहाँ होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी विद इन 15 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर हमारे जो होते हैं सारी डिटेल्स क्या होनी चाहिए, एनी सिक्योरिटी, ठीक है, तो क्या होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ द लिस्टेड कंपनी इन कनेक्शन विद सच जॉइंट वेंचर कंपनी, द पर्टिकुलर ऑफ, ये जो सभी जो पर्टिकुलर होते हैं इसके, प्लेज के, हाइपोथिकेशन के, चार्ज के, लाइन के, वो क्या होता है, शेल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स विद इन 15 days, ठीक है, विद इन 15 days। आगे चलते हैं, लेट्स टेक अ वाटर ब्रेक। लेट्स कंटिन्यू। देखिए अब क्या कह रखा है, अपडेटिंग ऑफ चेंज इन द स्टेटस ऑफ मेंबर्स, क्या हो रहा है, अपडेटिंग ऑफ चेंज इन द स्टेटस ऑफ मेंबर, मेंबर्स की जो स्टेटस के अंदर है ना चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है, ठीक है, क्या होता है मेंबर्स की स्टेटस के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, अपडेटिंग हो रहे हैं, स्टेटस ऑफ द मेंबर, क्या कहना चाह रहा है ये, कहते हैं कि अगर कोई भी चेंज होता है मेंबर के स्टेटस के अंदर, डिबेंचर होल्डर के स्टेटस के अंदर, सिक्योरिटी होल्डर के स्टेटस के अंदर, मतलब यहाँ पे ऐसे कह रहा है कि अगर किसी भी मेंबर्स की डेथ हो जाती है, कोई मेंबर इंसोल्वेंसी हो जाता है, कोई इंसोल्वेंट हो जाता है, या फिर वो अपने नाम को चेंज कर रहा है, ठीक है, अगर कुछ भी, मतलब हमारे पास क्या होता है, चेंज ऑफ नेम हो जाता है ड्यू टू ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड और ड्यू टू एनी अदर रीजन, ठीक है, ये पता है ये क्या होता है, ड्यू टू ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड और ड्यू टू क्या होता है एनी अदर रीजन, हमारी कंपनी को ना डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है, अगर कोई मेंबर वो डिविडेंड लेने नहीं आता ना कुछ टाइम पीरियड के बाद, उस पैसे को कहाँ डाल दिया जाता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड के अंदर, ठीक है, तो हम क्या करें कि अगर डेथ हो रही है मेंबर की, इंसॉल्वेंसी हो रही है, अगर हमारे मेंबर का नाम चेंज हो रहा है, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोविडेंट फंड में पैसा जा रहा है
और कोई भी अदर रीजन होता है जिससे हमारे पास स्टेटस जो होता है ना मेंबर का क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। एंट्रीज एक्सप्लेनिंग द चेंज शैल बी मेड इन द रिस्पेक्टिव रजिस्टर। ठीक है, तो ये क्या कह रखा है, अगर देखो अगर मेंबर के अंदर क्या हो रहा है, वेदर ड्यू टू द डेथ हो रही है, इंसॉल्वेंसी हो रही है, या फिर मेंबर का नाम बदल रहा है, या फिर वो पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड के अंदर जा रहा है, ठीक है, और एनी अदर रीजन, कोई भी अदर रीजन हो सकता है जिससे हमारी मेंबर के जो स्टेटस होता है, स्टेटस मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपडेटिंग द चेंजिंग द स्टेटस ऑफ द मेंबर। एंट्रीज जो होते हैं ना, चेंज शैल बी मेड इन द रेस्पेक्टिव रजिस्टर, वो भी एंट्रीज क्या होगी, रजिस्टर में, रिस्पेक्टिव रजिस्टर में डाल दी जाएगी। कुछ मजा आया वैसे इस मतलब हमने यहाँ पे कुछ नया जाना। अदर इंफॉर्मेशंस के अंदर हमने क्या देखा कि अगर सिक्योरिटी सेबी अगर होती है, कोई रिवेन्यू अथॉरिटी होती है, और कोई भी अदर अथॉरिटी होती है, कोई भी अदर अथॉरिटी जिसे हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी कहते हैं, जो हमारे डिवेंचर से रिलेटेड कोई भी रूल निकालती है, तो उन रूल्स को जो होते हैं ना, रेफरेंस ऑफ सच ऑर्डर शैल बी मेंशन इन द, तो कहता है कि जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस जो ये भी अटैचिंग द शेयर डिवेंचर्स, अगर कोई भी रिवेन्यू अथॉरिटी, सेबी या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई रूल्स निकालती है रिलेटिंग टू द शेयर्स डिवेंचर्स होते हैं, तो उस चीज को रेफरेंस दिया जाए, उस चीज को रेफरेंस किया जाए इंडिकेटेड इन द रिस्पेक्टिव रजिस्टर। तो नेसेसरी रेफरेंस जो होता है शैल बी इंडिकेटेड, तो जो भी रेफरेंस होता है, नेसेसरी रेफरेंस जो इनका होता है, जो इन्होंने ऑर्डर पास करे हैं, उनका रेफरेंस हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डालो। दूसरी बात होती है कि अगर एक कंपनी हमारी लिस्टेड है सिक्योरिटी एक्सचेंज, मतलब लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, अगर हमारी कंपनी बीएससी, अगर हमारी कंपनी एनएससी के अंदर लिस्टेड हो चुकी है, और उस लिस्ट और उसने कोई भी जो होता है ना लाइन करी है, हाइपोथिकेशन कर रखा है, प्लेज कर रखा है ऑफ एनी ऑफ द सिक्योरिटी, किसी भी सिक्योरिटीज के ऊपर, तो उसे भी प्लीज हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंशन किया जाए। अगर एक कंपनी जॉइंट वेंचर बन गई है, एक कंपनी दूसरी कंपनी का मतलब खरीद रही है, उसमें पैसा लगा रही है, तो अगर दूसरी कंपनी ने कोई भी लाइन हाइपोथिकेशन प्लेज कर रखी है ऑफ एनी ऑफ द सिक्योरिटी, अगर वो कंपनी लिस्टेड है, तो प्लीज उसको भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में डालिए। ठीक है, तो दिस इज द गाइडलाइंस है, तो ये हमारे पास गाइडलाइंस है। अगर हमारे मेंबर्स के स्टेटस के अंदर क्या हो रहा है, अब अपडेटिंग हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि चेंज इन द स्टेटस ऑफ मेंबर, अपडेटिंग ऑफ चेंज, है ना। तो क्या कहता है कि अगर हमारे पास क्या होता है कि मेंबर का जो स्टेटस ऑफ मेंबर होता है कुछ चेंज हो रहा है, मतलब चेंज का इधर मतलब ये नहीं है कि ठीक है, तो चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब इंसॉल्वेंसी हो रही है मेंबर्स के अंदर, मेंबर की डेथ हो जाती है, या फिर जो होता है ना हमारे नेम चेंज हो जाता है, कुछ पैसा हम इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोविडेंट फंड के अंदर डाल देते हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, कुछ डेथ इंसॉल्वेंसी, हमारे मेंबर का नाम चेंज हो रहा है, तो ये सारी एंट्रीज को भी हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर में डालना चाहिए, ठीक है, डाला जाना चाहिए। आगे होता है रेक्टिफिकेशन इन द रजिस्टर। अब क्या होता है रेक्टिफिकेशन, अब पता है ना रेक्टिफिकेशन क्या होता है, वो कितनी अच्छी लग रही है ना हमारी बुक, बहुत ज्यादा प्यारी। अब होता है रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर क्या होना है, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का मतलब कुछ चेंज होना है। इफ एनी रेक्टिफिकेशन इज मेड इन द रजिस्टर मेंटेन अंडर द सेक्शन नंबर 88 बाय द कंपनी, ठीक है, एनी अदर ऑर्डर पास बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, द नेसेसरी रेफरेंस ऑफ सच ऑर्डर शैल बी इंडिकेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार। क्या होता है, अगर कोई भी चेंज हो रहा है रजिस्टर के अंदर, सेक्शन नंबर 88, हमें पता है ना कि अभी हम पीछे इतने सारे सेक्शंस पढ़ के आए हैं, तो सेक्शन नंबर क्या होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब हम क्या करेंगे, कहते हैं कि सेक्शन 88 के अंदर एज पर द रजिस्टर ऑफ मेंबर में कोई भी चेंज हो रहा है, जो रूल जो भी गाइडलाइंस जो होते हैं ना, सेक्शन 88 बाय द कंपनी क्या होता है, परसुएंट टू एनी ऑर्डर पास बाय द कॉम्पिटेंट, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई भी रूल पास करा है उसने तो रजिस्टर में अगर कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी डिस्क्लोज किया जाए, ठीक है। अगर कोई रेक्टिफिकेशन हो रहा है रजिस्टर मेंटेन अंडर द सेक्शन नंबर बाय द कंपनी, तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, रेक्टिफिकेशन हो रहा है अगर रजिस्टर के अंदर तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अब बात आ जाती है इंडेक्स ऑफ नेम्स, ठीक है, इंडेक्स ऑफ नेम ये क्या है, ठीक है, क्या कहते हैं कि जैसे हम कंपनी, जैसे हम अपनी नोटबुक में इंडेक्स बनाते हैं ना, 10 चैप्टर, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड,
फिर उसका सब सब डिटेल्स लिखते हैं। वैसे ही हमारे पास ना क्या होता है, हमारे पास नेम, जब हम रजिस्टर बनाते हैं मेंबर्स का, तो इसका इंडेक्स बनाना जरूरी है, ठीक है। तो इट इट सेव ओवर टाइम एज वेल, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 88 प्रोवाइडेड दैट एवरी रजिस्टर मेंटेन अंडर द सेक्शन नंबर 88 शैल इंक्लूड एन इंडेक्स ऑफ नेम including the other. According to the Rule 6 of the Companies Act, the maintenance of index is not necessary where the number of member is less than 50. ठीक है। क्या कहते हैं कि प्रोवाइडिंग दैट द कंपनी शेल मेक द नेसेसरी एंट्रीज इन द इंडेक्स साइमल्टेनियसली विद द एंट्री फॉर अलॉटमेंट ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी इन सच ए रजिस्टर। तो क्या कह रखा है, लेट्स फोकस, ठीक है। कुछ हम फोकस लगाते हैं। कहते हैं कि हर एक रजिस्टर जो होता है मेंटेन किया जाता है, हर एक एवरी रजिस्टर मेंटेन अंडर द सेक्शन नंबर। ये कहता है कि जो भी एवरी रजिस्टर मेंटेन अंडर द सेक्शन नंबर 88, अगर कोई भी रजिस्टर सेक्शन 88 के अंदर बनाया जा रहा है तो शेल 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 शेल, फिर शेल आ गया, ठीक है ना। तो मे नहीं आया, यहाँ पे शेल आया। शेल इंक्लूड द इंडेक्स ऑफ नेम, क्या इंक्लूड किया जाएगा, उनका इंडेक्स ऑफ नेम इंक्लूडिंग, ठीक है। तो नेम इंडेक्स इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन हाउएवर, यहाँ पे क्या दे दिया, हाउएवर, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 6, हमारे पास अब रूल नंबर 5 खत्म हो गए इंडेक्स पे। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 क्या कहता है, द मेंटेनेंस ऑफ इंडेक्स इज नॉट नेसेसरी। रूल नंबर 6 हमारे पास आया, भागा भागा, रुको 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 रुको, रूल नंबर 5 रुको, ठीक है। ये कह रहा है कि सेक्शन नंबर 88 2 कहता है कि हर एक रजिस्टर को अंदर जो होता है ना, नेम इंडेक्स जो होता है ना, मेंटेन करना जरूरी है। रूल नंबर 6 कहता है रुको रुको, पूरी बात सुनो। कहता है इंडेक्स इज नॉट नेसेसरी वेयर द नंबर ऑफ मेंबर इज लेस देन 15। तो कहता है कि भाई इंडेक्स जरूरी नहीं है, इंडेक्स इज नॉट नेसेसरी व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर इज लेस देन 50, ठीक है। अगर हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स 50 से कम है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग द इंडेक्स। रूल 6 ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैट द कंपनी शेल मेक द नेसेसरी एंट्रीज इन द इंडेक्स, बहुत मतलब नेसेसरी एंट्री करनी है साइमल्टेनियसली विद द एंट्री फॉर अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी इन सच रजिस्टर। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ ही साथ, ठीक है। रूल नंबर 6 कहता है कि इंडेक्स के अंदर हमें नेसेसरी एंट्री भी करनी है, जैसे कि ट्रांसफर करना, अलॉटमेंट करना शेयर्स का, तो ये भी हमारी एंट्री आएगी, ठीक है। तो इसमें मतलब खासा खासा जो जोर दे रखा है, इंपॉर्टेंट जो थिंग इज दैट कि यहाँ पर हमारे को जो इंडेक्स होते हैं, रूल नंबर 6 कहता है कि हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे को इंडेक्स बनाना क्या होता है, पेंसिल कहाँ गई, यहाँ पे हमें क्या होता है कि इंडेक्स बनाना जरूरी है। रूल 6 कह देता है कि रुको रुको, भी इंडेक्स बनाना जरूरी नहीं है। अगर हमारे मेंबर्स 50 से कम है तो हमें इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं होती। बट हाउएवर, यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेकिन हमारे को इंडेक्स के अंदर नेसेसरी एंट्रीज को पास करना जरूरी है, जैसे कि हमारी अलॉटमेंट और हमारे ट्रांसफर की, ठीक है। तो वो एंट्री पास करना बहुत जरूरी है। देखो, रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर बीइंग मेंटेन बाय ए डिपोजिटरी, ठीक है। तो क्या कहता है कि जो सेक्शन नंबर 88 है, ठीक है, तो सेक्शन नंबर 88 क्या कहता है, इज एन इनेबलिंग प्रोविजन विच सेट आउट दैट द रजिस्टर एंड द इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर मेंटेन बाय ए डिपोजिटरी of the depository act shall be deemed to be the corresponding register and index for the purpose of this act। क्या कहता है, ठीक है। हमारे डिपोजिटरीज होती हैं जो हमारे रजिस्टर्स को मेंटेन करती है मेंबर्स की। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। हम शेयर्स खरीदते हैं, जब हम शेयर खरीदते हैं ना, तो हमारा जब हम शेयर खरीदते हैं तो हमारा रिकॉर्ड कहाँ पर होता है, कि इस पर्सन ने इतने शेयर्स खरीदे, इस पर्सन ने इतने शेयर्स खरीदे। डिपोजिटरी रिकॉर्ड रखती है हमारा, ठीक है। डिपोजिटरी रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। तो ये जो डिपोजिटरी होती है, ठीक है, तो ये जो डिपोजिटरी होती है, जैसे हमारे पास दो डिपोजिटरी है, जैसे CDSL होती है, ठीक है, सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटी, ठीक है। सेंट्रल डिपोजिट ऐसा ही होता है, CDSL सेंट्रल डिपोजिट सिक्योरिटी, ऐसा ही कुछ होता है। CDSL होती है और एक मतलब ये होती है CDS, जैसे CDS होती है, ठीक है। तो वो सेंट्रल डिपोजिटरी होती है हमारी, ये हमारे रिकॉर्ड रखती है,
ठीक है। जैसे एनडी ये होते हैं, एक नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज होती है एनडीएस, ठीक है, नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज। एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज होती है, हाँ, एक सेंट्रल डिपॉजिट सर्विसेज होती है, एक नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज होती है, ठीक है। एनडीएसएल नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज होती है, और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट सर्विसेज होती है। वो क्या करती हैं, जब हम अपनी कंपनी के अंदर, जब हम अपने स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो भी हम स्टॉक को खरीदते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, तो जितना भी रिकॉर्ड होता है ना, इनके पास होता है। एनडी नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज सिक्योरिटी है, पता नहीं सर्विसेज है, आई डिडंट रिमेम्बर, प्लीज चेक आउट इन गूगल। तो जितना भी रिकॉर्ड होता है वो यहाँ पर हमारे पास मेंटेन हो जाता है, ठीक है, जितने भी हमने शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि जैसे हमारी कंपनी होती है, कंपनी ने, हमारा रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस जो होता है ना, सभी मेंबर्स के शेयर्स, सभी रजिस्टर्स को, जैसे मैंने शेयर्स खरीदा, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने शेयर खरीदे, तो इसकी डिटेल कहाँ पर होती है, इसकी डिटेल सारी सीडीएसएल के पास होती है। एनडी एनडी सीडीएस तो ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिट सर्विसेज लिमिटेड, इनके पास हमारी डिटेल्स होती है, इसे हम डिपॉजिटरी कह देते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि सेक्शन नंबर 88 इज इनेबलिंग प्रोविजन विच सेट आउट दैट द रजिस्टर एंड द इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर, क्या कहता है कि रजिस्टर रजिस्टर ठीक है, विच सेट आउट द रजिस्टर, जो रजिस्टर को सेट आउट करता है, इंडेक्स देखता है बेनिफिशियली ओनर्स मेंटेन्ड बाय ए डिपोजिटरी, प्रोविजन विच सेट आउट द रजिस्टर, ठीक है, क्या कहते हैं, रजिस्टर देखता है इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियरी ओनर मेंटेन बाय द डिपोजिटरी अंडर द सेक्शन नंबर 11 ऑफ द डिपोजिटरी एक्ट shall be deemed to be the corresponding register and index for the purpose of this act। अगर हमारे पास क्या होता है कि बेनिफिशियल ओनर्स के जो रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर क्या होता है, मेंटेन्ड बाय द डिपोजिटरी बेनिफिशियल ओनर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे को क्या कर रखे कि बेनिफिशियल ओनर्स कौन से होते हैं, ठीक है, बेनिफिशियल ओनर्स, तो जो भी बेनिफिशियल ओनर होते हैं किसी भी सिक्योरिटीज का, ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं, जो भी शेयर्स को होल्ड करते हैं, जो भी बेनिफिशियल ओनर होता है, उसकी सारा रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, डिपोजिटरी मेंटेन करती है। रजिस्टर ऑफ द बेनिफिशियल ओनर, देखो यहाँ पे हमारे को क्या कहते हैं कि बेनिफिशियल ओनर, ठीक है, तो बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर, यहाँ पे क्या कर रखा है, रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ, ये देखो क्या कर रहा है, रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर मेंटेन्ड बाय द डिपोजिटरी, डिपोजिटरी के द्वारा इसके रजिस्टर्स को मेंटेन किया जाता है, और ये डीम्ड मान लिया जाता है, इसे डीम्ड माना जाएगा, डीम्ड होगा, अज्यूम होगा, प्रज्यूम होगा कि ये जो हमारा जो रजिस्टर होता है, कोरस्पॉन्डिंग रजिस्टर and the index for the purpose of this act, ठीक है, shall be deemed, assumed, presumed to be the corresponding register and index for the purpose of this act, depository act 1996, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमारा जो कंसेप्ट है कि बेनिफिशियल ओनर के जो भी रजिस्टर होते हैं मेंटेन बाय द डिपोजिटरी अंडर द डिपोजिटरी एक्ट 1996, तो ये अज्यूम करेंगे, ये प्रज्यूम करेंगे, ये डीम्ड करेंगे कि ये जो रजिस्टर मेंटेन करा है टू बी द कोरस्पॉन्डिंग रजिस्टर, ये हमारा एक कोरस्पॉन्डिंग रजिस्टर है, और ये हमारा एक इंडेक्स है फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग रजिस्टर एंड इंडेक्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। अब हमारे पास ये जो कंप्लीट हुआ है, फॉरेन रजिस्टर देखते हैं। फॉरेन रजिस्टर क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन रजिस्टर, अदर रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द फॉरेन रजिस्टर, कौन कौन सी अदर रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन रजिस्टर की, ठीक है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन रजिस्टर क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो हम इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देते हैं। हम इसकी जो स्टार्ट होगा डे टू पे हम क्या पढ़ेंगे, डे टू पे हम पढ़ेंगे फॉरेन रजिस्टर क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम इसका रिवीजन करेंगे, फिर हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे कि फॉरेन रजिस्टर क्या होता है, कौन मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन होते हैं, ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो फॉरेन रजिस्टर इज फॉर द टुमारो टॉपिक, ठीक है। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, फॉरेन रजिस्टर पढ़ेंगे। तो आई गेस, आई होप गाइस कि तुम्हें ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।
तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि हम अपने रोज का जो होता है ना कॉर्पोरेट लॉ का थोड़ा थोड़ा चैप्टर जो होता है ना स्टार्ट करें और उसे खत्म करें, फिनिश करें बढ़िया तरीके से। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके।